तो सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दो, और बिना किसी देरी के जल्दी से, हाँ सीटेट भी है, यूपी टेट, सारे टेट्स का इसमें मैं कराऊंगा, और आगे भी दोस्तों के साथ फॉरवर्ड कर दो। तो चलो शुरू करते हैं आज के सेशन की बात। कल जहां से छोड़ा था वहीं से शुरू करूंगा। पहला क्वेश्चन आपके समक्ष रखूंगा, ये रहा क्वेश्चन है, एक वृत्त की जीवा, मैंने यही सवाल छोड़ा था वहीं से शुरू कर रहा हूं। एक वृत्त की जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। इस जीवा द्वारा वृत्त के दीर्घखंड में बनाया गया कोण कौन सा होगा? यानी द लेंथ ऑफ ए कोड ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। द एंगल subtended by this chord in the major segment of the circle is what? That is 30, 45, 60 और 90। और आपके जवाब यहां पर हैं आमंत्रित। तो देखते हैं जल्दी से आप कौन से जवाबों को मुझे देते हैं, जिससे कि मुझे भी पता लग जाए कि आप लोगों को चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर हैं। यस ओके ए, यानी आकांक्षा बहुत तेजी से उत्तर दिए हैं। समझते हैं इस सवाल का जवाब कैसे हुआ लाजवाब। मतलब क्या, एक व्रत है, ओके, ये एक व्रत मैं बताता हूं आपके समक्ष। ये व्रत हो गया। उसने कहा इस व्रत की लंबाई, जीवा की लंबाई त्रिज्या, सपोज ये रेडियस है, तो ये जो इसकी त्रिज्या है ना, ये वाली जो जीवा है, इसको बोलते हैं कोण, वो इसी के बराबर है। तो अगर मैं चाहूं तो ऐसे भी खींच सकता हूं ना, ऐसे भाई, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। अब एक त्रिभुज बना जिसकी सारी भुजाएं बराबर हैं, और जब त्रिभुज की सारी भुजाएं बराबर होती हैं तो कौन सा त्रिभुज होता है? आप कहेंगे सर इसको बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, है ना, समबाहु त्रिभुज। यह है समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी क्या होती है? आप सर समबाहु त्रिभुज में तो तीनों भुजाएं बराबर होती हैं और तीनों कोण भी बराबर होते हैं। मतलब ये कोण भी 60 डिग्री का होता है, ये कोण भी 60 का, और दिस वन आल्सो 60। उसने बोला ये तो उसका त्रिज्या खंड हो गया। दीर्घखंड की बात कर रहा था। मेजर सेगमेंट कौन सा होता है? अगर मैं इस लाइन को यहां मिला दूं तो इट विल बिकम मेजर सेगमेंट। तो अब आपको ये वाला वैल्यू बताना है। थोड़ा तो सब जानते हैं कि ये दीर्घखंड में बना हुआ कोण त्रिज्या खंड का आधा होता है। यानी अगर ये कोण 30 का तो ये 60 का, 60 का है तो ये कितने का? 30 डिग्री। इतना आसान सवाल था, आपको प्रॉपर्टी ही तो यूज करनी थी और आपने एकदम सही जवाब दिया है। बहुत ही खूबसूरत जवाब मुझे मिला है। तो ओके, एक लॉक कर दिया गया है प्रतीक। एक और सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। दो वर्गों के परिमाप 40 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर हैं। उस तीसरे वर्ग जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर हो, उसका परिमाप क्या होगा? ओहो, सवाल में बहुत सारे घुमाव दे दिए गए हैं। ऐसे नहीं जाना है, ऐसे घूम के नहीं जाना, सीधा सीधा नहीं जाना, घूम के कान को पकड़ना है और पकड़ो जल्दी से। हाफ ऑफ द 60 सही कहा आकांक्षा आपने। दो वर्गों के परिमाप 40 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर दिए हुए हैं। अब आपको बताना है जवाब क्या होगा, और इनके क्षेत्रफल के अंतर के बराबर हो। जो तीसरे का क्षेत्रफल है ना, वो इन दोनों का अंतर के बराबर है, डिफरेंस के बराबर है। तो भाई बताना है इन दोनों के बीच में जो अंतर है उसकी माप का एक आपको बनाना है क्या? वर्ग, और उसका बताना है पेरीमीटर। तो मैं जवाब चाहूंगा आपका। तो लो, जब तक मैं भी थोड़ी सी हेल्प आउट कर देता हूं आपको। दो वर्ग हैं, एक 40 सेंटीमीटर का है, दूसरा 24 सेंटीमीटर का है। परिमाप दिए हैं ये 40 सेंटीमीटर का है फॉर एग्जांपल, और ये 24 सेंटीमीटर का परिमाप है। परिमाप में चारों भुजाओं का जोड़। तो इसकी एक भुजा कितने की हो जाएगी? 4 से डिवाइड कर दूं। आपने कहा इसकी भुजा 6, इसकी भुजा 10। तो यानी इस वर्ग की स्क्वायर की एक साइड 6, इसकी साइड 10 है। इज इट क्लियर? ओके, बढ़िया। उसने बोला उस तीसरे वर्ग, ये वाला तीसरा वर्ग, इसका क्षेत्रफल बताओ। पहले क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा ना, जो इन दोनों क्षेत्रफल के अंतर के बराबर है। तो भाई इसका क्षेत्रफल कितना हुआ? आपने कहा 10/250। भाई ए स्क्वायर होता है ना, इसका कितना हुआ? 6 × 36। तो इस वाले का कितना होगा? 100 माइनस का 36, जो होगा 64। यानी इस वाले नए वर्ग का जो क्षेत्रफल बना वो 64 बना है। अब यानी इस जो बना है वो है 64। तो अगर मैं a निकालूं, a स्क्वायर 64, तो 64 का वर्गमूल, इसकी भुजा कितनी हुई? 8 सेंटीमीटर। तो इस नए वाले वर्ग की स्क्वायर की जो भुजा है वो 8 सेंटीमीटर हो गई।
उसने बोला है इस नए वाले क्षेत्रफल जो बना है उसका परिमाप क्या होगा, परिमाप क्या होता है 4 है। घूम फिर के वही बात आ गई, 8 गुणा 4 बराबर 32, 32, और यहां पर ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है? किसी को शक, कोई समस्या? सवाल बहुत ही खूबसूरत था और आपका जवाब भी बड़ा खूबसूरत सा मिला है मुझे। तो यहां पर किसी को कोई प्रॉब्लम हो, बहुत बढ़िया 32 स्वाति, बहुत बढ़िया। कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क मी अगेन, देन आई विल एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन अगेन, बट नाउ दिस इज द राइट आंसर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरती से आपने सवाल को समझा है, जाना है, माना है। तो चलो आगे बढ़ते हैं एक और सवाल की तरफ और देखते हैं आपका जवाब मुझे क्या मिलता है। क्लियर है? बी ऑप्शन एकदम सही जवाब था। तो एक और सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। एक आयताकार कारपेट का क्षेत्रफल 120 मीटर स्क्वायर तथा परिमाप 46 मीटर है। एक आयताकार कारपेट का क्षेत्रफल, ओके, ये आयताकार कारपेट, मैं आपको हेल्प करता हूं इतना सारा, आप जल्दी बताया करो। एक आयताकार कारपेट थी, इसका एरिया था 120 मीटर स्क्वायर, उसका परिमाप भी दे दिया, इसके परिमाप भी दिया है, चारों तरफ का कितना है 46 मीटर। उसके विकर्ण की लंबाई, यानी आपको ये वाला बताना है, इसकी लेंथ बता दो क्या होगी। तो सवाल समझने की बात है, इजीली हो सकता है। तो साथ साथ में मैं भी आपको हेल्प आउट करता रहता हूं, क्योंकि आप लोग भी तो करते हैं ना मेहनत। चलो देखते हैं। तो पहली बात आई, ये L है और ये B है। तो अगर मैं किसी भी आयत का क्षेत्रफल निकालने की कोशिश करता हूं, क्या होता है L इंटू बी, और वो आपको ऑलरेडी दिया कितना 120। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसने बोला परिमाप, परिमाप क्या होता है, वो होता है 2 इंटू एल प्लस बी, दैट इज 46। तो एल प्लस बी कितना हो गया, आपने कहा 23। तो अब के बाद दो इक्वेशन आई, एल इंटू बी कितना है 120 और एल प्लस बी कितना है, आपसे कहा 23। अब इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 आपके समक्ष आ गई। क्लियर है? थ्योरी भावे पढ़ाता हूं मैं, क्यों नहीं पढ़ाता हूं, थ्योरी पूरी पढ़ाता हूं मैं, ऐसा तो नहीं कि मैं थ्योरी ना पढ़ाऊं, कंप्लीट थ्योरी मैं आपको पढ़ाता हूं, हर एक चीज आपको समय से कराता हूं, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। ओके, हर एक चीज यहां पर की जाती है आपके लिए तैयार। ओके चलो, अब मैंने क्या काम किया, अगर मैं इस इक्वेशन की बात करता हूं, क्योंकि मुझे तो निकालना क्या है, विकर्ण की लंबाई निकालनी है, और विकर्ण क्या होता है किसी भी आयत का, देख लेते हैं जवाब क्या मिलता है आपका, वेट कर रहे हैं आपका आंसर। देख 0 आ रहा है तो कुछ बफरिंग था तो रिफ्रेश कर दिया है मैंने। ओके चलो, तो बात समझ में आ गई, यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को, वेरी नाइस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बढ़िया। हाँ, तो यहां पर देखते हैं आगे, मैं इसका होल स्क्वायर, इसका दोनों तरफ का स्क्वायर कर देता हूं, तो क्या हो जाएगा, एल प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 23 का स्क्वायर। तो मैंने क्या कहा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 23 का स्क्वायर, और प्लस 12b इज इक्वल टू 23 का होल स्क्वायर। इज इट क्लियर? अब आपको पता है ना एल बी की वैल्यू कितनी, 120, तो पुट कर दूं यहां पर, तो आपने कहा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज प्लस 2 इंटू एल बी मीन्स 120। अब 23 का आपने निकाला स्क्वायर, तो हालांकि आप आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन फिर भी बता देता हूं, 23 का स्क्वायर करोगे तो उसमें -3 करोगे, +3 करोगे, 3 करने से 20 आ जाएगा, 26 बन जाएगा, तो 3 तिया 9 और 26 दूनी 52, तो कितना होगा 529। तो मैंने एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहां से निकाला।
व्हाट इज इट, 529 माइनस 240, दैट इज एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, आपने कहा 289। अब आप सभी जानते हैं विकर्ण क्या होता है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वर्गमूल, तो मैंने इसका वर्गमूल कर दिया दोनों तरफ का और इट विल गिव यू 70, दैट इज द आंसर। क्लियर? हाँ शफी, मैं यूट्यूब पर नहीं आ सकता क्या? शफी, यूट्यूब के लिए कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन थोड़ी लगती है, आपने बुलाया हम चले आए रहे, सवाल हथेली पर ले आए रहे। चलो समझ में आया, दैट इज द राइट आंसर। क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? इज इट ओके? नाइस, समझ में आया पूरा? तो आगे बढ़े। सिंपल था क्योंकि मुझे कर्ण निकालना था, और कर्ण क्या होता है, हालांकि मैं चाहता तो यहां से भी बता देता आपको, क्योंकि एल और बी अगर दोनों का टोटल 23 है तो वो कितना बनता है, 5 और 18 का बनता है ना। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, 18 और 5 23, ओके। लेकिन हमने पूरा डिटेल में समझा दिया कैसे कैसे निकला। नाउ यू कैन इजीली हैंडल दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ूं। 17, बहुत बढ़िया रंजन, बहुत अच्छे से जवाब दिया आपने। एक और सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, चलो बढ़ते हैं। किसी त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हैं। इस त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? अच्छा, देखा ही नहीं कभी? अच्छा, हैप्पी हो गए, ओके। मैं तो सबसे पुराना पढ़ाता हूं यूट्यूब पर। अरे भैया मेरी बोतल दे पानी की। ओके, बात समझ में आ गई सभी। चलो देखते हैं। एक त्रिभुज है कि भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हैं। क्लियर है? पानी पी लेता हूं, खांसी आ गई। ओके, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बनने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? अब सवाल को समझने की कोशिश करना, आप जिस एंगल से समझेंगे उसी से आपको समझ में आ जाएगा। देखते हैं, मैं एक ट्रायंगल बना देता हूं इस साइड में। देखो, ये ट्रायंगल में बनाना है 3 4 5, आप जैसे चाहें वैसे बना लें, मैं तो सिर्फ आपको बना के बता दे रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, ये 3 है, ये 4 है और ये 5। उसने बोला इसकी माध्यिकाओं, माध्यिका का मतलब होता है एक ऐसा बिंदु जो यहां पर हो, बीच में, एक ये और एक ये, ठीक है ना। उसने कहा जब किसी त्रिभुज से माध्यिकाओं से आप बनाओगे तो क्या बनेगा, इसको ऐसे मिला दूं, ऐसे बन गया। इज इट क्लियर? यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 5, यहां तक कोई प्रॉब्लम? अब आगे कर दो भाई जल्दी से। अब मैं इंतजार करूंगा आपके सवालों का, अगर आप चाहेंगे तो तेजी से। 3 4 5, एक तरीका तो ये था, आप इसको ऐसे कर सकते थे। क्लियर है? तरीका नंबर 2 आपको बताता हूं। अब अगर आप थोड़े से समझदार हैं तो इसको करने में आपको टाइम लगेगा। क्यों लगेगा? आप इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो आप हीरोइन वाला फॉर्मूला लगाओगे ना। हीरोइन वाला फॉर्मूला तो याद करते ही आता होगा, वैसे उसका नाम हीरोन्स है। हीरोन्स फॉर्मूला S × S - A, S - B और S - C। इसको करोगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा इसको कैलकुलेशन करने में। तो मुझे क्या पता था, मुझे इसका स्मार्ट वे पता था, मुझे ट्रिपलेट के बारे में पता था, तो मैंने ट्रिपलेट लगाया और इसको मैंने ऐसे नहीं बनाया क्योंकि मुझे बहुत टाइम लगेगा। तो मैं इसको हटा रहा हूं यहां से और इसकी जगह मैं आपको दिखा रहा हूं कुछ और चीज। दैट इज द थिंग्स। क्यों ना मैं इस ट्रायंगल को ऐसे बनाऊं? क्या ये ऐसे नहीं बन सकता? 3 4 और 5, क्योंकि 3 4 5 का तो समकोण त्रिभुज बनता है, ट्रिपलेट होता है 3 4 5 का, है ना। अब इसके मध्य बिंदु बना लेते हैं, एक ये और ये, और हमने इसको मिलाया। तो याद रखना, माध्यिकाओं से जब भी कोई ट्रायंगल बनाया जाता है तो उन सबका एरिया बराबर होता है। याद रखना, माध्यिकाओं से जब भी कोई ट्रायंगल का निर्माण होगा वो हमेशा एरिया बराबर होगा। जैसे ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इनकी माध्यिकाओं पर ट्रायंगल बनाने से हमें इसमें 4 ट्रायंगल निकल आए। 1 2 में नंबर डाल दिए, 1 2 3 4। इज इट क्लियर? अब क्या करें? अब मैं इस बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया निकालता हूं। समकोण त्रिभुज है तो क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यानी 1/2 इंटू बेस कितना था आपने कहा 4 इंटू 3, तो ये 6 हो गया। तो इस टोटल पूरे बड़े त्रिभुज का एरिया 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर।
अब इसमें ऐसे ऐसे उसने बोला 1 का बताओ किसी का, ऐसे ऐसे कितने थे 4, तो अगर मैं 6 में 4 का डिवाइड कर दूं तो आपको कितना मिलेगा 3/2, 4 एकम 4, 3/2, यही आएगा ना, 3/2 ही आएगा ना, यस के नो। तो 3/2 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका सही जवाब होगा। आसान था ना। सवाल थोड़े से अटपटे हैं, थोड़े से आपने शायद पहली बार पढ़ रहे हो आप इनको, ऐसा मुझे लगता है, लेकिन आप इन सवालों को आसानी से कर लेंगे, इतना मुझे विश्वास है। इसमें कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी दो राय नहीं है। इज इट क्लियर? यस के नो, एक बार यस तो कर दो, ऐसी क्या नाराजगी है, यस करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं भाइयों, जल्दी से यस करो जिससे कि मुझे पता लग जाए। यस, हाँ, फर्स्ट हिरोन ने 13 एंगल ऑफ 180 बोला है ना, हाँ ओके, बिल्कुल सफी। अब सवाल आपके सामने था और मैं कमेंट भी पढ़ रहा हूं आप लोगों के धीरे धीरे, तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो सवाल समझ में आ गया होगा। एक और सवाल ले लेते हैं आपके समक्ष। ये रहा, किसी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, किसी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 4√3 सेंटीमीटर है। इसके परिवृत्त के क्षेत्रफल का इसके अंतःवृत्त के क्षेत्रफल से अनुपात क्या होगा? ओहो, बहुत ही बढ़िया सवाल पूछ लिया तो आपने। यानी द हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 4√3 सेंटीमीटर। द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ इट्स सर्कम सर्कल एंड ऑफ द एरिया ऑफ इट्स इनर सर्कल विल बी व्हाट? तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। ओके, लेट्स सी व्हाट विल बी योर राइट आंसर। मैं कौन कौन करेगा सवाल को जल्दी से मुझे बताना। ये माइक निकल गया मेरा, रुक जाओ 1 मिनट जरा। अरे कहाँ गया भाई, इधर आ जाओ। ओके, लेट्स सी क्या आपका जवाब आता है, देखते हैं तेजी के साथ। और यहां पर सवाल को बड़ा आसानी से आप कर पाएंगे ऐसा मुझे लगता है। क्यों? पहले मैं आपको समझा देता हूं ये बेसिक क्वेश्चन क्या है, तब शायद आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे, है ना। एक समबाहु त्रिभुज है। ओके, मैं समबाहु त्रिभुज बनाता हूं, ये वाला, शायद आपको अब समझ में आया। इसकी सारी भुजाएं बराबर हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल, सारी साइड इक्वल है उसकी जितनी भी। इसकी हाइट आपको दी है समबाहु त्रिभुज की, ये वाली कितनी है 4√3, याद रखना। और जब ये 4√3 है तो याद रखना ये वाली भुजा अगर a है तो इस सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में तोड़ देती, a/2 उसने आपसे सवाल क्या पूछा है? सवाल उसने पूछा है ये वाला कि इसके अंतःवृत्त, बोला ना उसने, उसके अंतःवृत्त का क्षेत्रफल। तो इस अंतःवृत्त का एरिया क्या होगा? ये वाला जो अंदर की तरफ बन रहा है। और इसके परिवृत्त क्या होना? ये जो इसको बाहर टच कर रहा है, ये वाला। इन दोनों का एरिया आपसे निकाला गया है। थोड़ा सा गोल नहीं बना लेना, इसको थोड़ा टेढ़ा बन गया है। इसका जो गोला बना हुआ है ये बाहर, तो उसने बोला इस अंदर वाले वृत्त का और बाहर वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। हालांकि मैं बता दूं, ये जो अंदर वाला है ना, ये वाला, ये जो अंदर वाला दिख रहा है आपको, इसकी जो पूरी हाइट है ना, तो ये हाइट जो होती है ना h = 3r होती है। r = h/3। तो अगर आप इसकी रेडियस निकालना चाहें तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। इसकी रेडियस क्या हो जाएगी? h/3। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ h कितना है? 4/3 × √3, है ना, यही है ना, 4/3 × √3। तो ये इसकी रेडियस आ गई, यानी ये इसकी अंदर वाले की रेडियस है। कि यहां तक कोई डाउट किसी को हो तो बताओ भाई मुझे। यहां तक किसी को प्रॉब्लम? सवाल बहुत ही खूबसूरत है, जब किसी को प्रॉब्लम हो तो मुझे जरूर बताना। इज इट क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? दैट इज 4/3 × √3। क्लियर? अब दूसरे वाले की रेडियस निकालते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं सीधा सीधा निकालने की, तो देखो एक तरीका बेसिक वाला ये है, अब परिवृत्त को निकालो। तो ये टेक टाइम, तो मैं आपको सीधा सीधा एक तरीका बताता हूं आप कैसे कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, ऑल साइड्स आर इक्वल भी, बहुत बढ़िया, ऑल साइड्स आर इक्वल, बहुत बढ़िया। तो अगर मैं आपको एक बात बताऊं ना, तो आप इससे 2 तरीके से, एक तो तरीका ये होगा जो मैं आपको बता रहा हूं, आपने आर निकाला, अब दूसरा वाला आर निकालोगे जो ये वाली तरफ होगी यहां से यहां तक की, है ना। तो इट विल टेक टू मच टाइम। या फिर आप एक काम करें, मैं एक को लिख देता हूं यहां पर, जो अंतःवृत्त होता है ना, अंतःवृत्त की त्रिज्या जो होती है वो होती है a/2√3, और जो परिवृत्त की त्रिज्या होती है वो होती है a/√3। ये 2 ऐसे हो। अब आपको a नहीं पता है तो यू कैन इजीली फाइंड आउट a।
कैसे निकाल सकते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। अभी दोनों तरीके समझाता हूं, डिटेल में समझना, ये बहुत ही अच्छा तरीके से आपको समझ में आएगा। तो यहां पर मैंने ये बनाया एक ये, और इसको हाइट था कितना 4√3। ओके, अब अगर मैं करूं ये a है, ये a है और ये a/2 है, एक तरीका तो ये है कि आप पाइथागोरस थ्योरम लगा लें इसमें से निकाल के इस वाले को। ये हो गया आपका a/2, ये होगा a, ये होगा 4/3। तो यू कैन इजीली फाइंड आउट द a फ्रॉम हियर। अदरवाइज आप यहां से भी निकाल सकते थे। जब आपको अंतर्वृत्त की त्रिज्या मिल गई ये वाली, तो आप इसको यहां पुट करके भी निकाल सकते हैं। द लॉट्स ऑफ वे, क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसा आपको उचित लगे आप ऐसा कर सकते हैं। तो यहां पर आपने देखा तो क्या हो जाएगा भाई, मैंने निकाला a का वैल्यू, तो a² माइनस a² इज इक्वल टू 4√3। तो 3a² माइनस, सॉरी सीधे कर दिया, बराबर 4 16√3, या a² बराबर 16√3/3। और आपने a निकाला तो उसका स्क्वायर रूट कर दिया, तो क्या हो जाएगा, दैट इज 4 × √3/√3। तो दो लॉट्स ऑफ, तो ये आपको बहुत सारा समझना होगा, बहुत सारा पढ़ना होगा। या फिर मैं आपको एक डायरेक्ट चीज बताता हूं, उसको भी समझ लो एक बार। तो या तो आप ऐसे निकाल के पुट कर दो, या फिर सिंपलिसिटी क्या है, अगर आप परिवर्त की त्रिज्या निकालते हैं तो हमेशा क्या होती है 2/3 × हाइट। ये परिवर्त का फॉर्मूला है, सीधा सीधा अगर आप परिवर्त की बात करते हैं। और अगर आप अंतःवृत्त की बात करते हैं तो 1/3 × 4√3, 1/3 × h, ये दोनों हैं। आप ऐसे निकाल ले तो ज्यादा बेटर है। इसे डिटेल में मैंने समझा दिया पूरा, लेकिन अगर परिवृत्त की आप त्रिज्या की बात करेंगे तो दिस वन, अंतःवृत्त की त्रिज्या की बात करेंगे दिस वन। बस आपका सवाल हो गया, क्या करें। तो 2/3 h कितना है, आपने कहा 4√3, और ये क्या हो जाएगा 1/3 × 4√3। तो दिस विल बी योर रेडियस। अब आपको दोनों रेडियस मिल गई हैं, दोनों रेडियस पता लग गई हैं। बस आप तो करना क्या है, कुछ नहीं करना है। अगर आप चाहें तो इसका यहीं से सवाल निकाल सकते हैं, आप चाहें तो यहीं से सवाल, बिल्कुल 4/3 × √3, बहुत बढ़िया, 4/3 × √3, बहुत बढ़िया, आपका जवाब आ रहा है एकदम। और ओके, बढ़िया। तो अब क्या करें, अब दोनों का एरिया निकालना। इसका एरिया क्या होगा, आपने कहा 8/3 × √3। इसका एरिया क्या होगा, आपने कहा 4/3 × √3। अब इसका निकाल दो, πr1² और πr2²। पाई तो दोनों में बराबर होता है, तो पाई से पाई आप काट सकते हैं। तो क्या बना 8/3 √3 का होल स्क्वायर रेशो, दूसरा वाला कितना बना 4/3 √3 का होल स्क्वायर। इट विल बी 8 × 3/9 रेशो 4 16 8 × 8 3 3 9। ठीक है, आगे वाला क्या हुआ, दैट इज 16 4 × 4 × 3/9। 9 दोनों में कॉमन है, काट दिया। अब देखो 4 जब 16 थी 48, 4 दूनी 8, 3 से 3, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 रेशो 1 इज द राइट आंसर। तो यह राइट आंसर ही है। मैंने पूरा डिटेल में आपको बता दिया स्टार्टिंग से लेके अंत तक, आप जैसा चाहें। मैंने सारा स्टार्टिंग में बताया कि इसको डीप में कैसे करते हैं, फिर मैंने आपको ए निकाल के भी बता दिया है, और शॉर्ट में भी बता दिया कि परिवृत्त की त्रिज्या ये होती है, अंतःवृत्त की त्रिज्या ये होती है। तो इन क्वेश्चंस को डिटेल में स्टडी करना होगा, अदरवाइज आप अगर ऐसे ही करेंगे तो इट विल क्रिएट सम प्रॉब्लम। ओके ओके, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा भारी सवाल है, ये मैंने पहले कहा था कि सवाल थोड़े से भारी हैं। चलो एक और लेते हैं। एक घनाभ का आयतन एक घन के आयतन का 2 गुना है। एक घनाभ का आयतन, घनाभ जानते हैं ना, क्यूबॉइड, एक क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या है, एक क्यूब के वॉल्यूम का 2 गुना है। यदि घनाभ की विमाएं, यानी जो घनाभ है उसकी विमाएं 9, 8 और 6 सेंटीमीटर हो, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। चलो देखते हैं सवाल का जवाब क्या मिलता है। हाँ, देखते ही आंसर करने वाले अच्छे हैं। अच्छा, थोड़ा डीप स्टडी कर लो, फायदे में रहोगे, क्योंकि सुपर टेट की प्रिपरेशन कर रहे हो।
DSSB की प्रिपरेशन कर रहे हो तो देखते ही आंसर मैं कराता भी हूं, लेकिन यहां पर भी मैं वो करा रहा हूं जो थोड़े से भारी हैं और आपको इनका आना जरूरी है। चलो देखते हैं सवाल का मतलब क्या है। सिंपल आपके सवाल लिखा हुआ है, बताइएगा। एक घन का आयतन क्या है? उसका आयतन दूसरे वाले का आधा है। तो आपको बताना है उस संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। लेट्स सी व्हाट विल बी द राइट आंसर। चलो मैं भी शुरू करता हूं। और अरे मैं क्या देख रहा हूं, एक सवाल समझाने क्या लगे, ये तो बच्चे ही चले गए भाई। बहुत आपके लिए तालियां, ग्रेट, बहुत बढ़िया। आपका तो जवाब नहीं, बहुत ही खूबसूरती से आप लोग पढ़ रहे हैं, दैट्स वेरी नाइस। एक घनाभ का आयतन, चलो पहले घनाभ का आयतन देखते हैं। मैं लिख देता हूं घनाभ का जो वॉल्यूम क्या 1/3 ऑफ क्यूब। अगर मैं घनाभ का आयतन निकाल सकता हूं ना, उसने बोला घनाभ की विमा ये वाली है, कितना है इसका LBH 9 × 8 × 6, तो कितना हुआ ये 9 × 8 72 × 6, 6 दूनी 12, 6 7 28 और 1 29। सॉरी कहाँ गया मेरा कलम। ओके 6 दूनी 12, 1 6 7 42 और 1 43, 432। उसने बोला ये 3 है, छोटा है एक, तो घन का कितना हो जाएगा? आपने कहा 432 × 1/3। तो क्या करें, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 144। तो यानी जो घन निकला है, जो ये घन की बात कर रहा था, जो क्यूब की बात कर रहा था, उसका जो वॉल्यूम है 144 है। और आप तो सभी जानते हैं अगर ये घन ऐसे बना है तो इसका जो वॉल्यूम होता है वो A क्यूब होता है, जो 144 के बराबर आपको दिया गया है। क्लियर है? नो कोई प्रॉब्लम नहीं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? जब आना है तो मुझे बता देना भैया, ठीक है? क्लियर है यहां तक? अब क्या करें भाई? अब आपने कहा A क्यूब बराबर 144 आपको मिल गया है। उसने बोला इसका संपूर्ण, तो आपको A निकालना है। अब A कैसे निकालेंगे भाई? तो देखते हैं A कैसे निकालोगे। दो, ओ माफ करना भाई, ये 2 गुना है। ओ सॉरी 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 सॉरी, इट्स 2, मैंने इसको 3 गुना कर दिया है, दैट इज 2। माफ करिएगा थोड़ा सा। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छिक्का 216, इट्स 216। मैंने दुगुना कर दिया है, तिगने की जगह दुगुना। तो A क्यूब बराबर 216, यानी A क्यूब निकालें तो क्या हो जाएगा 216 का क्यूब रूट, दैट इज 6। तो यानी इसकी भुजा कितनी है? 6 है, दैट इज 6। 6 इसकी भुजा आ गई। अब इसकी भुजा 6, उसने बोला संपूर्ण पृष्ठ। अब टोटल सरफेस एरिया क्या होता है ये भी मैंने आपको समझाया ना, कैसे निकाल। ये तो बात समझ में आ गई सबको, मैंने कैसे किया, इसको रब कर दूं। तो पहले टोटल सरफेस एरिया क्या होता है उसको समझ लो। जो ये घन होता है इसमें 6 फलक होती हैं, और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? सभी फलक का एरिया निकालकर आप ऐड कर दो, सम ऑफ ऑल द फेसेस, सम ऑफ एरिया ऑफ ऑल द फेसेस। तो एक फेस का एरिया कितना है? क्योंकि इसकी लंबाई भी है चौड़ाई भी है, तो A² है। ऐसी 6 फलक इसके अंदर होती है, तो 6A² इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बनता है। तो कर दें तो 6 गुणा 6 गुणा 6, दैट इज 216 इज द राइट आंसर। है कहीं यहां पर 216? बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर बी। तो आपका जवाब मिला है मुझे ABCD। कोई आंसर ही नहीं कर रहा है, क्या बात है? सन्नाटे में क्यों हो, झन्नाटे में क्यों? आंसर भी दिया करो भाई, ऐसे कैसे काम चलेगा? हाँ टोटल यानी सभी, हाँ बिल्कुल सभी का टोटल, जितने भी टोटल थे। देखो आप चाहेंगे तो कल से मैं बहुत आसान क्वेश्चन ले आऊंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे पास बहुत सारे आसान क्वेश्चंस भी हैं। लेकिन आपको इस तरह के क्वेश्चन करने भी आने चाहिए, क्योंकि मैं देख पा रहा हूं कि जैसे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ रहा है बच्चे तुरंत क्लास छोड़ के जा रहे हैं, इन्होंने पढ़ना पसंद नहीं। मुझे कभी भी लगता है कि बच्चों को शायद ये पढ़ना पसंद ना हो, उन्हें हलवा टाइप पसंद चाहिए। तो फिर समझ लो ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत बार मिलेंगे एग्जाम में, तो प्लीज बी कंसंट्रेट। ओके आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल। यदि 547.57 अपॉन 0.0082 का मान x है, तो 547.527 अपॉन 82 का मान इनमें से कौन सा होगा? देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। सवाल भी सिंपल है, कोई बात नहीं। आर्यन आप आए, मुझे बड़ा अच्छा लगा।
आना ही काफ़ी हमारे लिए। ओके, देखते हैं सवाल क्या है। यदि 547.527 में 0.0082 का मैं डिवाइड करूं तो उसका मान x हो, तो आपको बताना है 547,527 यानी 5,47,527 बटे 82 का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। क्वेश्चन आपके सामने है, तो देखते हैं आपका जवाब कौन कौन देता है। शफी, आसान के एग्जाम का फायदा, हाँ बिल्कुल, यही तो मैं समझाता हूं कि आसान को करने से एग्जाम में फायदा नहीं होगा। लेवल हर साल इंक्रीज हो रहा है, लेवल हर साल अप हो रहा है, बढ़ रहा है, तो उस लेवल को अप करने के लिए आपको चीजें समझनी जरूरी होंगी, तभी आप। तो यहां पर 10x, आर्यन ने कहा 10x, बहुत बढ़िया, मुझे 10x आंसर मिला। ओके आर्यन, बहुत ही खूबसूरत जवाब आर्यन ने दिया। बाकी सब लोग क्या कहते हैं? ओके लेट्स सी। 10x, सबने 10x कहा। चलो समझ लेते हैं। अगर मैं इसका मान x मानता हूं, समझते रहना इस बात को थोड़ा ध्यान से। अगर मैं इसको x मानता हूं तो मोटी सी बात है भाई, इसमें देखो 1 2 3 1 2 3 और 1 2 4, 4 अंक हैं। अगर मैं इसमें दशमलव हटाऊं तो यहां दशमलव लगाने के लिए मुझे यहां दशमलव लगाना होगा ना, बात समझ रहे हैं ना। यानी अगर मैं कहूं तो 547,527 अपॉन 8.2 का वैल्यू भी तो x ही है, हाँ कि ना भाई। 3 दशमलव इधर से हटा दिए, 3 दशमलव इधर से हटा दिए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को, बात वही है ना। 3 डेसिमल मैंने इधर से गायब कर दिया, 3 इधर बढ़ा दिए। अब कि ये है, उसने बोला 82 का मान बताओ, इसका मतलब क्या है? अगर मैं आपसे बात कहूं तो भाई इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, आप खुद सोचो भाई। इसको 8.2 लिखा है मुझे, और मुझे तो 82 का मान बताना, और ये x का मान है। यानी अगर मैं इसमें 10 की मल्टीप्लाई कर दूं, ऊपर वाले में समझना, 547,527 में अगर मैं 10 की मल्टीप्लाई करूं तो नीचे वाला दशमलव हट जाएगा, हट जाएगा कि नहीं, जो x के बराबर होगा। क्लियर है यहां तक? कोई प्रॉब्लम नहीं। उसने क्या कहा, मुझे इसका वैल्यू बताओ, सिर्फ इसका। अब दशमलव तो हट चुका है ना यहां से, मुझे सिर्फ इसका वैल्यू बताओ, इस वाले का। तो 10 तो ऊपर मल्टीप्लाई में उसे उधर भेज दूं, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हुआ 547,527 अपॉन 82 इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई में x इधर चला गया हुआ भाग में, तो राइट ऑप्शन x अपॉन 10, नॉट 10x। बात समझ में आ गई? किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है सवाल में? देख लो कितना गड़बड़ कर रहे हैं आप सवालों को, ये आप डिपेंड करते हैं। आपने कहा 10x, सबने 10x ही बोला है, लेकिन वो गलत जवाब है। द राइट आंसर इज x अपॉन 10। यस के नो, समझ में आ गया है? किसी को प्रॉब्लम हो तो मुझे बताओ। क्लियर है, हाँ कि ना? क्लियर है? मनोहर दोबारा समझ लो, फिर से बताऊं, अभी क्लियर नहीं हुआ है, फिर से समझाऊं, दोबारा समझ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो क्या सवाल था भाई, इसका वैल्यू x के बराबर है भाई, इसमें से मैंने 3 दशमलव की घटाई गुणा, तो ये हट के यहां पर तो आएगा। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग बना 547,527 अपॉन 8.2 इज इक्वल टू x, यही तो बना। अब उसने मुझे वैल्यू पूछा, नीचे दशमलव नहीं है, तो इसमें दशमलव हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मैं ऊपर वाले में 10 की गुणा कर दूं तो नीचे वाले में दशमलव हटेगा कि नहीं हटेगा भाई? 10 की गुणा ऊपर नीचे कर दिया मैंने, इसको दशमलव हटाने के लिए 10 की गुणा ऊपर और 10 की गुणा नीचे कर दी, तो क्या बना, ऊपर वाला बना 545,7,527 मल्टीप्लाई बाई 10 अपॉन इसका दशमलव हट गया 8.2 का 82 हो गया बराबर x। आपको क्वेश्चन में किसका वैल्यू पूछा है, सिर्फ इतने वाले का, इसका वैल्यू क्या होगा, तो 10 उधर जाके बटे में ही जाएगा ना, उधर मल्टीप्लाई में है, तो क्या हुआ 547,527 अपॉन 82 इज इक्वल टू व्हाट, x अपॉन 10। इज इट क्लियर? अब समझ में आ गया सबको? हाँ आर्यन, आपने उल्टा कर दिया थोड़ा सा, आपने सिर्फ यहाँ 10 का मल्टीप्लाई कर दिया होगा, देखिए वो गलत है। अभी समझ में आ गया है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? ओके बहुत बढ़िया। एक और सवाल आपकी स्क्रीन पर, सवाल का लेवल थोड़ा सा अलग है, तो थोड़ा सा आपको बढ़ना तो पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। आंकड़े 25, 16, 23, 40, 27, 25, 23 और 42 का परिसर है। परिसर मीन्स रेंज, द रेंज ऑफ द डेटा 25, 16, 23, 40, 27, 25, 23 and 42 is what?
तो देखते हैं आपका जवाब मुझे क्या मिलता है साहब, बताइएगा आंसर तेजी के साथ। ओके, मैं देख रहा हूं आपका जवाब मुझे कैसे आता है। हियर वी गो, और आपको आंसर देना है। चलो शुरू हो जाओ जल्दी से। गुड इवनिंग रमेश, कैसे हैं आप? देखते हैं जवाब क्या मिलता है। ओके, सवाल आपके समक्ष रख दिया गया है। व्हाट विल बी योर राइट आंसर? सिंपल सवाल है। अगर आपको रेंज फाइंड आउट करनी है, दैट इज द वैल्यू ऑफ हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। हाई माइनस लो कर देंगे आप, हाईएस्ट वैल्यू से लोएस्ट वैल्यू को घटा देंगे तो आपको रेंज मिल जाता है। अब मैं इसमें सबसे हाईएस्ट वैल्यू देखूं तो आपको दिख रही है व्हाट इज दिस 42, और लोएस्ट वैल्यू देखो तो आपको दिख रही है दैट इज 16। ये तो वैल्यू है। अगर हम आपको देखो हाईएस्ट वैल्यू यहां मिली हुई है, लोएस्ट, एक मिनट, हाँ 25 लिखा है। ओके, लोएस्ट वैल्यू कितनी है यहां पर? आपने कहा 15, कुछ और भी लिखा है भाई? एक वैल्यू मिस हो गई इसमें से मुझे लग रहा है। ओके हाँ, अलग अलग वैल्यू चाहिए बिल्कुल। तो आपने कहा हाईएस्ट वैल्यू कितनी है 42, लोवेस्ट वैल्यू 16, इसमें और तो कोई वैल्यू नहीं है ना। ओके, तो 42 माइनस का 16 दैट इज 26, तो 26 है इसमें आंसर। एक आंसर मिस है भाई इसमें, 26 कर लेना इसको, दैट इज 26। ओके, क्लियर है? 26 इज द राइट आंसर। हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू ऑलवेज बी द रेंज, जिसको हिंदी में परिसर कहते हैं। समझ में आ गई बात? एक और सवाल, एक खतरनाक क्वेश्चन और आपके सामने देखता हूं, उसका जवाब मुझे कौन देगा। बहुत ही अच्छा सवाल है, जाऊंगा जवाब मिले। बहुत ही बढ़िया जवाब। कौन है महारथी जो देगा इसका सही जवाब? √3 - 1 अपॉन √3 + 1 इज इक्वल टू a + b इंटू √3 है। तो आपको a और b का मान बताना है। ऑप्शन आर 3.5, 3,5, 4, -3, 2, -1, 7,3। तो देखता हूं आप में से कितने दोस्त मेरे साथी ऐसे हैं जो इस सवाल को जल्दी से करके बताएंगे। हालांकि इस सवाल को मैंने कल भी बताया था आपको कि इस सवाल को कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो चलो सबसे पहले आपको बता देते सवाल करना कैसे है। 26 नहीं तो 27, ना ऐसा नहीं है शफी, एक्चुअली क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, दैट्स वाई। यहां पर अगर 15 होता तो 27 आंसर होता, ऐसा नहीं लेंगे, ये फिर ई ऑप्शन आएगा इसमें। एक्यूरेट आंसर मिलना चाहिए आपको। चलो देखते हैं। तो मैंने बताया था ना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको मिल जाए तो क्या करना है भाई, शायद आपको पता है। इसके लिए क्या करते हैं, उम्मीद है कि नहीं है। ओके, देख लेते हैं। ये √3 इस पर ही लागू है बस। ओके, बता दो कभी अब बाद में, ये ऐसे लिखा है, घबरा मत जाना। तो आप सबको पता है जब भी ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो हम क्या करते हैं, कॉन्जुगेटिव एलिमेंट्स को रेशनलाइज करते हैं ना, डीआर को परिमेयकरण करते हैं ना। ओके, तो इसमें मल्टीप्लाई कर दें अपने गवर्नमेंट ऑप्शन के। व्हाट इज इट, दैट इज √3 - 1 अपॉन √3 - 1, दैट इज। अब ये किसके बराबर है, a + b √3 के। कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब करें सॉल्व, तो ये क्या हो जाएगा, √3 - 1 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा, आपने कहा √3 + 1 √3 - 1, तो a + b a - b, इसका मतलब a² - b², 3 माइनस का 1 बराबर 2। ये समझ, यहां लिख देता हूं, √3 + 1 इंटू √3 - 1, तो क्या हो, a² + b², √3 का स्क्वायर -1² इज इक्वल टू 3 - 1 इज इक्वल टू 2। इज इट क्लियर? बात समझ में आ गई? हाँ, बड़े चिन्ह से अभी समझ में। यहां तक भाई, यहां तक किसी को प्रॉब्लम हो तो मुझे जरूर बता दे एक बार। मैं इसका होल स्क्वायर खोल रहा हूं, इधर आऊंगा लेके। अब इसका होल स्क्वायर मैं ओपन कर रहा हूं, क्या हो जाएगा, √3 का होल स्क्वायर + 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 × 1 × √3 अपॉन 2। अभी मैं आगे वाले को नहीं लिख रहा हूं, उसको एक साथ बाद में लिख लूंगा। ओके, तो क्या बना, 3 + 1 माइनस 2 √3 अपॉन 2, ये हो गया 4 माइनस का 2 √3 अपॉन 2। अब देखो दो कॉमन निकाल दिया मैंने इसमें से बाहर, तो क्या आ जाएगा, 2 × 2 माइनस √3 अपॉन 2, 2 से 2 कट गया। ये वैल्यू निकल के आई जो किसके बराबर है, इसके बराबर है। यहां लिख दो उठा के इसको, दैट इज 2 माइनस √3 इज इक्वल टू a + b √3। तो मैंने कंपैरिजन करा तो a इज इक्वल टू कितना निकला, 2।
और √3 से √3 कटेगा तो b इजिकल टू क्या होगा ना -1. दैट इज द राइट आंसर. a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू -1. ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर. बहुत बढ़िया जवाब. खूबसूरती से आप लोगों के जवाब जब मिलते हैं तो एकदम आनंदमय स्थिति बन जाती है सवाल करने की, और हमें भी अच्छा लगता है जब इस तरह के सवाल आप करते हैं. बहुत ही बढ़िया जवाब. आंसर इज 3. एकदम सही जवाब दिया है आपने. ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर. हाँ, विपरीत चिन्ह की गुणा करते हैं, इसी को बोलते हैं रेशनलाइजेशन, या हर का परिमेयकरण भी इसी को बोला जाता है. समझ में आ गई बात. आगे बढ़े, एक और सवाल लिया जाए. यस के रो रेडी. ओके, वन मोर क्वेश्चन फॉर यू. एक और सवाल लिया जाए फिर तो. चलो ये रहा. बताओ. बहुत सिंपल सा सवाल है, छोटा सा चुन्नू मुन्नू सा सवाल है, जल्दी से कर देना इसको. 0.125 टू दी पावर 2/3 का मान क्या है? देखते हैं जवाब. 0.125 टू दी पावर 2/3 का मान क्या होगा? देखते हैं जवाब क्या मिलता है आपका. कमेंट सेक्शन जारी, और आपके सवाल हम पे हो रहे हैं थोड़े थोड़े भारी, तो देखते हैं क्या बनेंगे अत्याचारी. 2.5, 0.25, 0.025, 0.0025. और ये सवाल बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं. क्या बात है, आर्यन का सबसे तेज जवाब. बहुत बढ़िया, खूबसूरत जवाब आर्यन का मिला है सबसे पहले. सर इसको अकर्णियम बोलते हैं. अच्छा, अकर्णियम बोलते तेलुगु में. ओके 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 ओके. सवाल समझते हैं, सिंपल था. अब देखो ये कितने करेगा, 125, यानी अगर मैं इसको ब्रेक करूं तो क्या हो जाएगा, 0.5 मल्टीप्लाई बाई 0.5 मल्टीप्लाई बाई 0.5. इसको जीरो लगा लेना पहले, कभी को गलत नहीं लिखा है, इसको जीरो पहले लगा लेना सब में. इसका मतलब यही तो है, जब तीनों की गुणा करोगे तो इतना ही आएगा ना, 125. 3 अंक बाद दशमलव, 5 पंजे 25, पंजे 125. तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 0.5 का स्क्वायर क्यूब, और इसकी पावर क्या है 2/3. और पावर की पावर तो मल्टीप्लाई होती है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 0.5 टू दी पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 2/3. 3 से 3 डिलीट हो गया, तो 0.5 टू दी पावर 2. और ये क्या देता, 5 पंजे 25, 2 अंक बाद दशमलव लगेगा. बिल्कुल सही जवाब आप लोगों ने दिया है. दैट इज ऑप्शन नंबर 2, 0.25. आपके लिए बढ़िया तालियां. बहुत अच्छा से उत्तर मिला आपका इस बार. बोला ऐसे सवाल लाओ सर. ऐसे सवाल तो लाते ही नहीं हो जिनमें हमारे आनंद आते हैं, ऐसे लाते जिनमें दुख भरे विलापी दुखी हम हो जाते हैं. चलो आगे से ऐसी लायक की कोशिश करेंगे जिनमें आप दुख ना हो, आप सुखी रहें. एक और सवाल. यदि विक्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाए तो लाभ 3 गुना हो जाता है, तब लाभ प्रतिशत बताओ. अगर विक्रय मूल्य को क्या कर दिया जाए, अगर विक्रय मूल्य को 2 गुना कर दिया जाए तो लाभ 3 गुना हो जाता है, तो लाभ का प्रतिशत आपको बताना है कितना होगा. तो देखते हैं आपका जवाब. ऑप्शन ABCD लिखे यहां पर, बताइएगा. तो राइट ऑप्शन क्या है, लेट्स सी. देखते हैं जवाब. यदि विक्रय मूल्य यानी सेल्स प्राइस को, इफ द सेलिंग प्राइस इज डबल्ड, द प्रॉफिट बिकम 3 times, देन फाइंड आउट द प्रॉफिट परसेंटेज. क्वेश्चन का लेवल ठीक है. ओके, चलो देखते हैं जवाब क्या मिलता है. ओके, बढ़िया. कमेंट सेक्शन खाली चल रहा है, और ऑप्शन मिला है 2. ऑप्शन मिला है 2, 100%. क्या बात है, सबसे तेज आंसर दिया है मुझे 2, 100%. ओके, लेट्स सी व्हाट विल बी योर राइट आंसर. मैं डिटेल में आपको समझा देता हूं. देखो, आपके अकॉर्डिंग बताता हूं. मैंने माना इसका जो कॉस्ट प्राइस है वो x है और सेलिंग प्राइस इसका y है. ओके, तो प्रॉफिट क्या होगा, आप कहते हैं सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट, यानी y माइनस का x. इज इट क्लियर? पहला प्रॉफिट तो यही होगा ना, बिल्कुल सिंपल वर्ड में बता रहा हूं मैं आपको. पहला प्रॉफिट तो यही होगा ना, y माइनस का x. यहां तक प्रॉब्लम नहीं है. अब उसने क्या कहा क्वेश्चन में, उसने कहा यदि विक्रय मूल्य को डबल कर दिया जाए. अब मैंने सेलिंग प्राइस को डबल कर दिया, तो सेलिंग प्राइस y था, अब क्या होगा सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग ये 2y हो गया, तो प्रॉफिट कितना हुआ 2y माइनस का x. ये प्रॉफिट हो गया.
सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। उसने क्या बोला, तो लाभ 3 गुना हो जाता, लाभ ये रहा 3 गुना, यानी ये जो प्राप्त हो वो 3 गुना हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 3 गुना क्या हो गया, 2y माइनस का x। कोई प्रॉब्लम, यहां तक किसी को प्रॉब्लम हो तो मुझे बताएं। और ये क्या था, 2y माइनस x के बराबर हो गया। बस ये दो इक्वेशन है आपके सामने। अब तो शायद आप सॉल्व कर लेंगे इसको आसानी से कि 3 इंटू, इसको माफ करना, वाला प्रॉफिट, ओह मैंने 3 यहां पर, ये वाला, क्योंकि ये जो प्रॉफिट था वो 3 गुना हो गया। इसे करने से हो गया सवाल। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो क्या होगा, 3y, ओ पेन बन जाओ भाई, 3y माइनस 3x इज इक्वल टू 2y माइनस का x। इसको इधर लाएं, इसको उधर ले जाएं, तो ये क्या हो जाएगा, तो 3y माइनस का 2y इज इक्वल टू माइनस का x प्लस का 3x, दैट इज y इज इक्वल टू 2x। तो यानी जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस का डबल है। बात समझ में आ रही है। अगर मैं बोलूं कॉस्ट प्राइस का डबल सेलिंग प्राइस, यानी आप 100 रुपए की चीज ला रहे हैं 200 रुपए की बेच रहे हैं, आप 300 रुपए की चीज ला रहे हैं 600 की बेच रहे हैं, तो प्रॉफिट कितना हुआ, सीधा 100% का ही तो हो रहा है। बात समझ में आ रही है, सीधा 100% का ही तो हो रहा है। तो राइट ऑप्शन था 100%। आप डिटेल में चाहें तो मैं डिटेल में अभी आगे बता देता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर हम प्रॉफिट निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे भाई, प्रॉफिट y माइनस का x अपॉन किस पर, कॉस्ट प्राइस पर। कॉस्ट प्राइस कितना होता है, x इंटू 100। तो आप इसमें भी वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं, लेकिन आप लॉजिक यहीं से जनरेट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, एक बार में आपका आंसर आ जाएगा। दैट इज, अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस का डबल है तो प्रॉफिट 100% होता है कॉस्ट प्राइस के बराबर। इज इट क्लियर। तो राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी। ओके डन, एनी प्रॉब्लम। एक और सवाल ले लूं फिर तो जल्दी से, एक और सवाल ले लूं जल्दी से, सब तैयार हो जाओ। ओके ये इतने काफी हैं 25 क्वेश्चन आज के लिए। चलो तो आज के लिए इतने क्वेश्चन काफी हैं, और अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो आप लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को, और हमारा टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप टेलीग्राम के लिंक के साथ ज्वाइन हो सकते हैं और पा सकते हैं सभी नोटिफिकेशन को लगातार बिना किसी डिले के। तो चलिए आज के लिए इतना ही बंद करते हैं और आपसे लेते हैं इजाजत। कल फिर 4 बजे आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अलविदा, नमस्कार, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और एकदम गुनगुनाते रहिए। लेकिन कल अपने दोस्तों को भी बोल दीजिएगा कि समय से आओ, समय से पाओ, जल्दी आओ, जल्दी जाओ, और उत्तर सही सही बताओ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है ना। तो चल दो, बाय बाय, हैव फन गाइस।